स्वागत है आपका डीएस गुरु चैनल में। हमने पिछली वीडियो में ACS01 की उपभोक्ता कौन है इसकी परिभाषा देखी थी। आज हम भारतीय उपभोक्ता की सामान्य रूपरेखा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं। हम आ गए हैं भारतीय उपभोक्ता सामान्य रूपरेखा पर, जहां से हमें आज की क्लास स्टार्ट करनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जहां तक बुनियादी ज़रूरतों का सवाल है, सैद्धांतिक रूप से दुनिया के सभी उपभोक्ता एक में हैं। मतलब कि दुनिया में जितने भी उपभोक्ता हैं वो एक ही जैसे हैं। तथापि जिन सवालों से भारतीय उपभोक्ता को रूबरू होना पड़ता है वे सवाल पश्चिमी उपभोक्ता के सामने नहीं है। मतलब भारतीय उपभोक्ता जिन सवालों का सामना करते हैं वो पश्चिमी तरफ के जो उपभोक्ता हैं वो उन सवालों का सामना नहीं करते। भारतीय उपभोक्ताओं की स्वरूपगत स्थिति अत्यंत विषम है। यानी पश्चिमी जो तरफ के जो उपभोक्ता हैं उनसे भारतीय जो उपभोक्ता हैं उनकी उल्टी ही है, यानी अलग ही तरह की उनकी स्थिति है। वह विविध धार्मिक व भाषाई कोटियों में विभक्त हैं। यानी भारतीय जो उपभोक्ता हैं वे अलग अलग धर्म से बटे हुए हैं, अलग अलग भाषाओं से बटे हुए हैं। यहाँ पर यानी भारत में क्या है कि धर्म में बटे हुए हैं, गुट जहाँ पे लोग धर्मों में बटे हुए हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। प्रत्येक ऐसी कोटि अपनी निजी परंपराओं के अनुसार विविध उत्पादों व सेवाओं का उपभोग करती है। मतलब कुछ धर्म के लोग किसी चीज़ का ज़्यादा उपभोग करते हैं, कुछ धर्म के लोग किसी चीज़ का कम उपभोग करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर बटे हुए हैं यहाँ, जबकि पश्चिमी तरफ के उपभोक्ता ऐसा वहाँ पर नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1991 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 84.5 करोड़ है। इसमें से केवल 21% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 79.1% ग्रामीण इलाकों में रहती है। मोटे तौर पर भारत अत्यंत निम्न जीवन स्तर तथा तीव्र गति से बढ़ती हुई आबादी की समस्याओं से जूझ रहा है। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि भारत आबादी की स्थिति में दूसरे नंबर पे आता है। 1991 की अगर हम जनगणना को देखें तो 84.5 करोड़ आबादी थी। इसमें से केवल 21% आबादी ही जो शहरों में रहती है, जबकि 79.1 आबादी गांव में रहती है। यानी जीवन स्तर भी क्या है, इनमें जो गरीब है गांव में रहता है उनका जीवन स्तर अलग तरीके का होगा, जो शहर में रहता है उनका जीवन स्तर अलग। यानी जीवन स्तर में भी डिफरेंस है। और यहाँ पर क्या है, भारत अगर एक बात सोची जाए कि भारत वैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या की समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। यहाँ पर बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या सबसे ज़्यादा भारत के सामने खड़ी है। भारत में राष्ट्रीय आय का 50% खेती तथा उससे संबद्ध क्रियाकलापों से प्राप्त होता है, जबकि कृषि पर निर्भर जनसंख्या 70% से अधिक है। ये देखिए यहाँ पे एक बात और कही गई है कि भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसकी जो राष्ट्रीय आय का 50% तो खेती से मिलता है। जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसमें 50% तो खेती से है। और जबकि खेती पर यानी कृषि पर निर्भर 70% लोग हैं भारत के अंदर। भारतीय उपभोक्ता बहुत हद तक गरीब, निरक्षर, अज्ञानी तथा उदासीन हैं। भारतीय जो उपभोक्ता हैं बहुत हद तक तो ज़्यादातर यहाँ पर क्या हैं, गरीब भी हैं, निरक्षर भी हैं। निरक्षर
कहा जाए तो जो शिक्षा नहीं, जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अज्ञानी और उदासीन हैं, और यही कारण है कि वे हमेशा दूसरों की मर्जी पर चलते हैं। यानी वो दूसरों की मर्जी पर चलते हैं, अपनी सोच से नहीं चलते, दूसरों की मर्जी से चलेंगे, दूसरे ने जो कह दिया उससे चलेंगे। आबादी का एक छोटा हिस्सा जहां अपने आचार विचार में अति आधुनिक है, इतना आधुनिक कि उसकी तुलना दुनिया की परिष्कृत उपभोक्ता के साथ की जा सकती है, वही आबादी बहुलांश आज भी घोर परंपरावादी बना हुआ है। इन दो के बीच शहरों में रहने वाले मध्य व उच्च मध्य वर्ग की 10% आबादी निवास करती है। आबादी का यह हिस्सा परिवर्तन को आसानी से अंगीकार नहीं करता तथा जोखिम उठाने की उसकी क्षमता बहुत कम है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि भारत में जो बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे हैं जो मध्यवर्गीय हैं, जो कि किसी भी परिवर्तन को जल्दी से स्वीकार नहीं करते हैं, और वो किसी भी रिस्क को लेने में बहुत डरते भी हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उपभोक्ता के प्रति विक्रेता सामान्य रूप से अविश्वास करता है। यानी उपभोक्ता के प्रति जो विक्रेता होता है, जो बेचने वाला है, वो सामान्य रूप से अविश्वास, यानी उसके अंदर विश्वास नहीं है, तथा धूर्त चालों से अपना उल्लू सीधा करता है। ऊपर से अर्थतंत्र में होने वाली लगातार मूल वृद्धि उपभोक्ता की घोर उपेक्षा का कारण बनती है। इस उपेक्षा के दर्शन मिलावटी खाद्य पदार्थों, प्रदूषित हवा, नकली, असुरक्षित तथा घटिया उत्पादों और आवश्यक वस्तुओं की बार बार उत्पन्न होने वाली कमी के रूप में किए जा सकते हैं। आज उपभोक्ता सुरक्षा की बात आम सरोकार की बात बन गई है। असंगठित ही सही, उपभोक्ता इस देश की सबसे बड़ी जनता है, और इसीलिए उनके हितों व अधिकारों की सुरक्षा सामान्य जन कल्याण के लिहाज आज भी जरूरी है। मतलब इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता हर तरह से घाटे में जाता है। दुकान वाला है, वो भी, विक्रेता जो है वो भी उपभोक्ता पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए वो कोई चालाकी दिखाकर फिर वो अपना काम निकलवा लेता है, या अपनी जो चीज़ बेचनी होती है उसको लुभावनापन दे के फिर अपनी चीज़ें बेच देता है। उपभोक्ता को अपनी चीज़ तो देगा ही देगा, लेकिन फिर भी उसमें मिलावट कर देगा। उपभोक्ता को मिलावटी चीज़ें मिलेंगी, पैसा पूरा देना पड़ेगा, मिलावटी चीज़ें मिलेंगी। और इसी तरह से उपभोक्ता, कहा जाए तो उपभोक्ता संगठित नहीं है, यानी एकजुटता नहीं है उपभोक्ता के अंदर, लेकिन फिर भी भारतीय जनसंख्या में उपभोक्ता की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसी लिहाज से कहा जाए तो सुरक्षा, सामान्य जन कल्याण के लिहाज से उपभोक्ता आज भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब उपभोक्ता परिदृश्य में धीरे धीरे बदलाव आने लगा है। सरकार ने उपभोक्ताओं की दुर्दशा पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का पारित होना इसका सबूत है। यह अधिनियम पूरे देश में उपभोक्ता शिकायतों के निपटारे के लिए एक कारगर हथियार
प्रदान करता है, फिर भी उपभोक्ता को इन प्रावधानों को पूरा लाभ तब तक नहीं मिल सकता जब तक वह शिक्षित, सावधान और सहयोगी न बन जाए। मतलब सरकार ने उपभोक्ता की सहायता के लिए 1986 अधिनियम चालू तो किया है, लेकिन उससे क्या है कि उपभोक्ता शिकायत कर सकता है, लेकिन जब तक उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा, जब तक उपभोक्ता शिक्षित ना हो जाए, एक दूसरे का सहयोग करने वाला ना हो जाए और हर चीज़ से सावधान रहना ना सीख ले, तब तक उपभोक्ता को फ़ायदा इस अधिनियम का नहीं मिल पाएगा। चलिए अब देखते हैं उपभोक्ता खरीदारी के प्रेरक तत्व। खरीदारी करते समय उपभोक्ता अनेक कारकों से प्रभावित होता है, यानी अनेक सारे तरीकों से प्रभावित होता है। अनेक दबावकारी व अनुनयात्मक कारकों की वजह से एक उपभोक्ता सामान्य तौर पर विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाता। जहाँ तक सही वस्तुओं के चुनाव का सवाल है, एक उपभोक्ता अपनी ज़रूरत व व्यवहार से तो नियंत्रित होता ही है, अन्य दूसरे कारक भी उसे प्रभावित करते हैं। इनके अंतर्गत आय, उम्र, लिंग, परिवार का आकार, सामाजिक स्थिति, रोजगार की स्थिति, गतिशीलता की आदत, शैक्षणिक स्तर और वातावरण जैसे कारकों के नाम गिनाए जा सकते हैं। मतलब उपभोक्ता चीज़ खरीदने जाता है तो कई चीज़ों से प्रभावित, यानी कई चीज़ों के कारण वो जैसी चीज़ें चाहता है वैसी ले भी नहीं पाता। अपनी जेब में पैसा है, पैसे की वजह से, या कोई बड़ी उम्र का मिल गया, उसने कुछ और सलाह दे दी, नहीं बेटा ये नहीं, ये सही है, ठीक है। परिवार का आकार, मान लीजिए उसको ज़रूरत थी 10 किलो की, लेकिन जेब में पैसा नहीं था, 2 किलो ही लेना पड़ा। या उसको ज़रूरत थी 1 किलो की चीज़ की, लेकिन परिवार बड़ा था, उसको फिर 5 किलो लेना पड़ा। सामाजिक स्थिति, समाज में कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए, ये समाज में अच्छी नहीं है, ये अच्छी है, इस टाइप से। रोज़गार की स्थिति, रोज़गार नहीं है तो कम खरीदेगा या नहीं खरीद पाएगा किसी चीज़ को, या कम आय है तो उसी हिसाब से खरीदेगा। शैक्षणिक स्तर, अगर कहीं पर मिलावट है, वो अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको नहीं पकड़ पाएगा, या विक्रेता की जो चालाकी है उसके लिए उसको नहीं पकड़ पाएगा। इसी टाइप के बहुत सारे कारक इसमें गिनाए जा सकते हैं। वास्तव में खरीदारी उपभोक्ता की जीवन शैली व उसके उपभोग के दर्रे पर निर्भर करती है। साथ ही यह उन प्रक्रियाओं से भी निर्धारित होती है जिनसे उपभोक्ता यह निर्णय करते हैं कि वे क्या खरीदें, कब और कहाँ खरीदें, कैसे और किन से खरीदें। मतलब इसमें कहा गया है कि जो उपभोक्ता है उसकी जीवन शैली का जो उपभोग है उस दर्रे पर निर्भर करती है कि वो इन प्रक्रियाओं से निकलता है, वो निर्णय भी नहीं ले पाता कि वो कहाँ से खरीदे, कहाँ अच्छी चीज़ मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी। वो फंस जाता है, उपभोक्ता फंस जाता है कि कहाँ से ले, क्या खरीदे, कहाँ से क्या चीज़ अच्छी मिलेगी, कहाँ से किस दाम, कहाँ पे दाम कम मिलेगा और अच्छी चीज़ मिलेगी। खरीदारी का निर्णय कई आंतरिक व बाह्य कारकों से प्रभावित होता है, जैसे मूल्य, जैसे सामान का मूल्य, उपलब्धता, मान लीजिए हमें चाहिए 2 किलो, उसके पास है ही आधा किलो। मौसम की, अब ये ठंड का मौसम है तो हमें कैसी चीज़ें लेनी चाहिए, या गर्मी का मौसम है तो हमें कैसी चीज़ें लेनी चाहिए।
मांग कुछ रहा है उपभोक्ता, लेकिन उसके पास वो चीज़ है नहीं, उसके सिमिलर दूसरी चीज़ है, उसको वो लेनी पड़ सकती है। पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरण में मतलब मान लीजिए कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो लेकिन उस मौसम में वो चीज़ नहीं उगती है तो दूसरी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। आदत या शौक आदि, मतलब किस चीज़ की आदत है उसको, भाई वही चीज़ खानी है, या शौक है नहीं वही काम करना है, इस टाइप के आदि। उपभोक्ता संतुष्टि के बारे में अब हम पढ़ेंगे। उपभोक्ता संतुष्टि, उपभोक्ताओं की पूर्ति ही समस्त मानवीय कार्य व्यवहार का अंतिम लक्ष्य है। उपभोक्ता की ज़रूरतों में जीवन की आवश्यकताएं, आराम व सुविधाएं शामिल हैं और ये अनंत हैं। यही कारण है कि ज़रूरतें सदैव उन संसाधनों की तुलना में कहीं ज़्यादा होती हैं जिनसे उनकी पूर्ति हो सकती है। इसीलिए किसी न किसी प्रकार का आर्थिक नियमन जरूरी हो जाता है। एक स्थान उपभोक्ता ग्राहक वह है जो अपनी ज़रूरत की वस्तुओं की खरीदारी कम से कम लागत पर कर लेता है तथा साथ ही उन्हें हासिल करने के लिए आवश्यक खर्च से भी निजात पा जाता है। ढेर सारी आवश्यकताएं तो केवल इसलिए प्रकट हो जाती हैं कि उपभोक्ता अक्सर अपनी ज़रूरतों के प्रति लापरवाह होते हैं और बाजार से अनाप शनाप चीज़ें खरीद लेता है। अधिकांश मामलों में अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे कि उपभोक्ता अपनी ज़रूरतों का सम्यक अध्ययन नहीं कर पाते तथा विविध उत्पादों की ज़रूरतों की अग्रिम तुलना नहीं हो पाती। ज़रूरतों के बारे में ऐसी अज्ञानता अक्सर विनिमय का निरर्थक बन जाती है। अज्ञानी, लापरवाह, विचार शून्य तथा स्वार्थी ग्राहक ही बहुत हद तक विपणन की बड़ी कीमतों के लिए जिम्मेवार है। मतलब कुछ उपभोक्ता तो ऐसे हैं जिनको कि कह सकते हैं कि किसी को मेहनत करनी नहीं है, वो सब चाहते हैं अपने घर पे ही मिल जाए, चाहे 2 पैसा फालतू लग जाए। कुछ उपभोक्ता ऐसे हैं कि 2 पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो चाहते हैं ना कि अपने घर पे ही मिल जाए और मेहनत ना करनी पड़े, 2 पैसा ज़्यादा चला जाए, उन कुछ तो ऐसे उपभोक्ताओं के कारण ही चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से जो 2 पैसे बचाना चाहता है उपभोक्ता, उसको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यानी वही उपभोक्ता कीमतों की बढ़ी हुई कीमतों के जिम्मेदार होते हैं। उपभोक्ता को योजना बनाने तथा उनका अध्ययन करने में पर्याप्त समय देना चाहिए, जिस पर कुशलता से ये संभवतः सैंडविच तैयार करते हैं अथवा अपने कपड़ों पे इस्त्री करते हैं। जैसे सैंडविच तैयार करते हैं, अपने कपड़ों पे इस्त्री करते हैं, ऐसे ही चीज़ों को जब खरीदने जाए उपभोक्ता, पहले पूरी प्लानिंग करनी चाहिए उसको। खरीदारी करते समय भी उन्हें उसी कुशलता का प्रदर्शन करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि वे सूचना से विविध स्रोतों को जानें, उन पर खुद सोचें, परिवार की विविध ज़रूरतों की उचित जांच परख करें और अपनी प्राथमिकताओं को तय करें। मतलब पूरी प्लानिंग करें। पहले
ये जांचें कि कहाँ से सस्ती मिलेगी, कहाँ से अच्छी चीज़ मिलेगी और कितनी चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। अपने घर में देखें कि किस चीज़ की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ये कि हमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किस चीज़ को देनी है, यानी कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको खरीदें। उपभोक्ता अपने क्रियाकलापों में बेहतरी लाने की पहल खुद कर सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि वे विचार व विकास के नए स्रोतों के साथ लगातार संपर्क में रहें। कोई चीज़ खरीदने से पहले वे विश्वसनीय व सक्षम स्रोतों से उचित दर्शन ले सकते हैं। ज़रूरत व चाहत के बीच फ़र्क करना ज़रूरी है ताकि संसाधनों का बेहतर व संतुलित इस्तेमाल किया जा सके। मतलब इसमें कहा गया है इस पैराग्राफ में कि उपभोक्ता को पहले खुद ही अपनी चीज़ों की जो प्राथमिक चीज़ें हैं उनका स्रोत जानना ज़रूरी है, कहाँ से मिलेगी कहाँ से नहीं, किसी के कहने से नहीं, अपनी समझ से ढूंढे वो। ठीक है, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले विश्वसनीय मतलब स्रोत देखे, विश्वसनीय कि यहाँ से घटिया चीज़ नहीं मिलेगी, यहाँ से सही चीज़ मिलेगी। और अपनी चाहत और ज़रूरत में फ़र्क करना सीखेगी। मैं चाहता तो ये हूँ लेकिन मेरे को ज़रूरी वो चीज़ है, तो उसमें फ़र्क करना सीखे ताकि संसाधनों में बेहतर संतुलित इस्तेमाल, यानी ताकि संसाधनों का बेहतर और संतुलित इस्तेमाल किया जा सके। ऐसा इसीलिए कहा गया है कि अपनी चाहत और अपनी ज़रूरतों में फ़र्क करना सीखें, क्योंकि जो चीज़ इंसान चाहता है उसका उपभोग शायद इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाता, जितनी ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसका उपभोग उसको करना ही पड़ता है। तो साधनों का अच्छी तरह से उपभोग होगा। खरीदारी के बारे में आधुनिक नज़रिया 3 भिन्न किंतु एक दूसरे से संबंध चरणों पर आधारित है, अर्थात अग्रिम खरीदारी, बाजार का चुनाव तथा अनुवर्ती कार्यवाही। अग्रिम खरीदारी का तात्पर्य उस निर्णय से है जिसके आधार पर हम यह तय करते हैं कि हमारी कौन सी ज़रूरतें पहले पूरी होनी चाहिए तथा उन्हें पूरा करने का जरिया क्या होगा। खरीदी हुई चीज़ तब तक फालतू बनी रहती है जब तक उससे वांछित लाभ नहीं हासिल कर लिया जाता। अनुवर्ती कार्यवाही के प्रति उचित ध्यान देने से वस्तु की उपयोगिता में इजाफा होता है तथा यह भावी खरीदारी के लिए भी पुख्ता आधार प्रदान करता है। इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है? इस पैराग्राफ में कहा गया है कि हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमें प्राथमिक हमारी चीज़ क्या है, हमें किस चीज़ की सबसे पहले ज़रूरत है। और चीज़ जब तक फालतू बनी रहती है जब तक उसका पूरी तरह से फ़ायदा ना उठा लिया जाए, यानी उसका यूज़ ना कर लिया जाए, तब तक वो फालतू ही रहती है। तो चलिए अब इस चैप्टर का थोड़ा सारांश देख लेते हैं। हमने देखा कि उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो भुगतान के आधार पर वस्तुओं व सेवाओं की खरीद अपने अग्रिम उपयोग के लिए करता है। मतलब उपभोक्ता वो है, हमने देखा कि उपभोक्ता वो है जो भुगतान का आधार करके अपनी वस्तुओं की सेवाएं लेता है। ठीक है, चाहे उसकी उम्र, उसका लिंग, धर्म व सामाजिक समूह कुछ भी क्यों न हो। इस अर्थ में वे व्यावसायिक क्रेताओं से भिन्न हैं। यानी व्यावसायिक क्रेता क्या हैं
और उपभोक्ता क्या है, इसमें फ़र्क मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। सभी उपभोक्ताओं की बुनियादी ज़रूरतें और उनकी चाहतें एक होती हैं, तथापि भारतीय उपभोक्ता के सामने जो सवाल विद्यमान हैं वे पश्चिमी उपभोक्ताओं के सामने नहीं हैं। भारतीय उपभोक्ता बहुलांश में अज्ञानी, गरीब, निरक्षर व उदासीन है। यही कारण है कि उनकी कोई सुनता ही नहीं। हालांकि अपने देश की सरकार उपभोक्ता संरक्षण के मसले पर जोर दे रही है, तथापि उपभोक्ताओं को खुद भी शिक्षित, सावधान और चालाक होना चाहिए। ये तो इसका सारांश है जो कि हम पढ़ चुके हैं। अगर अब भी आपको कोई समझ नहीं आया हो, कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो, तो दोबारा पिछले वाली वीडियो दोबारा देखें, और फिर समझ नहीं आए तो दोबारा देखें, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए अब इस चैप्टर की शब्दावली देख लेते हैं। उपभोक्ता सरोकार। उपभोक्ता सरोकार का क्या मतलब है? यहाँ पर निजी प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल का अर्थ है कि उत्पाद व सेवा के लिए भुगतान किया गया हो तथा यह कि इस्तेमाल करने वाला इन्हें मुफ्त में हासिल नहीं कर सकता। मतलब जिसको जो सेवा लेनी है उसको फ्री में नहीं ले सकता, कुछ ना कुछ उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। रूपरेखा। उम्र, लिंग, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति जैसी मूलभूत विशेषताएं ही रूपरेखा कहलाती हैं। विषमरूपी उपभोक्ता। प्रकृति, भाषा, हैसियत, धर्म आदि का अंतर विषमरूपी उपभोक्ता के अंदर विषमरूपी यही अंतर होते हैं। उदासीन यानी लापरवाह, कार्यवाही करने में सुस्त। प्रेरणा, की गई कार्यवाही वास्तविक खरीद की कार्यवाही। आर्थिक विकास, यह जीवन के विभिन्न आयामों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक गुणात्मक परिवर्तन और इसमें वृद्धि को दर्शाती है। इस प्रकार विकास में वे सभी ढांचागत परिवर्तन शामिल हैं जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का आधुनिकीकरण और मौद्रीकरण सहित संस्थानिक परिवर्तन सम्मिलित है। अच्छा, अब इस चैप्टर में कुछ उपयोगी पुस्तकें भी बता रखी हैं जो कि आप नीचे देख पा रहे हैं। सी केली पियर्स, ये कंज्यूमर इकोनॉमिक्स की है। 1953 इसका पब्लिशंस है। रीज्ड ही एराविस इंकॉर्पोरेशन इनोवेस। किड मार्गरेट कंज्यूमर इन मार्केट 1978। एप्पलटन सेंचुरी क्राफ्ट इंकॉर्पोरेशन, ये न्यूयॉर्क की है। ये ऊपर वाली जो थी इलिनोइस की थी। मेहता SC इंडियन कंज्यूमर्स स्टडी इन केसेस फॉर मार्केटिंग डिसीजंस।
ये 1974 की है, डाटा मैग्रा पब्लिकेशन कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली। चलिए ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर इस चैप्टर में कुछ समझ नहीं आया हो तो दोबारा हमारी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब वीडियोस आती ही रहेंगी। और बेल आइकन पर जाकर ऑल का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुड बाय।